स्नैक बाइट की वजह से 81,000 से लेकर 1,38,000 तक लोग मरते हैं और इनमें से 4 लाख लोग तो वो होते हैं जिनके हाथ या पाँव काट दिए जाते हैं इलाज की खातिर। ज़्यादातर जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले नहीं होते, उनमें से तकरीबन 10% ऐसे होते हैं कि वो जहरीले होते हैं। तो उसने कहा कि यार आपने जो विनोम्स है ना, एंटी स्नैक विनोम वो अपनी नहीं लगाना। मैंने कहा कि बाबा जी स्नैक विनोम्स क्या और दम के एक दूसरे के साथ दुश्मनी है जो आप नहीं लगाएंगे। डेंजरस नहीं है, इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है, ठीक है। स्नैक बाइट में कट आपने बिल्कुल नहीं लगाना है, कट के बाद आपने इसको सक बिल्कुल नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अवैस और मेरे साथ है आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर इलियास। डॉक्टर इलियास की ट्रामा डे खान में ड्यूटी है। आज का जो हमारा डिस्कशन वाला टॉपिक है वो है स्नैक बाइट का। हर साल तकरीबन अस्पतालों में 18 लाख से लेकर 27 लाख तक के लोग ये सिर्फ और सिर्फ स्नैक बाइट की वजह से आते हैं। एनुअली अगर स्टैटिस्टिक को देखा जाए तो सिर्फ स्नैक बाइट की वजह से 81,000 से लेकर 1,38,000 तक लोग मरते हैं और इनमें से 4 लाख लोग तो वो होते हैं जिनके हाथ या पाँव काट दिए जाते हैं इलाज की खातिर, जो स्नैक बाइट के मरीज़ होते हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो जो गरीब लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो रूरल एरियाज़ के होते हैं, अक्सर वही लोग स्नैक बाइट का शिकार होते हैं। और स्नैक बाइट की जो मेन विक्टिम है वो या तो बच्चे होते हैं और या यंग एज के लोग होते हैं। लेकिन देखिए, हर स्नैक बाइट उसकी वजह से एक इंसान नहीं मरता, बल्कि गलत फर्स्ट एड की वजह से, अस्पताल लेट आने की वजह से और गलत जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करने की वजह से ज़्यादा लोग स्नैक बाइट की वजह से मर जाते हैं। आगे जाने से पहले एक उसूल याद रखिए कि हर एक स्नैक बाइट वो जहरीला नहीं होता और हर स्नैक बाइट में एक स्नैक को पूरा वेनम आप में इंजेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। सो आज की इस वीडियो में मेरे साथ जो गेस्ट है वो है डॉक्टर इलियास भाई। डॉक्टर इलियास भाई से हम पूरा डिटेल में पूछेंगे कि जब किसी को सांप काटे तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए और अस्पताल में उसकी क्या मैनेजमेंट होगी। सो वेलकम हियर इन आवर पॉडकास्ट डॉक्टर इलियास भाई। इलियास भाई सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें और फिर व्यूअर्स को ये बताएं कि सबसे पहले स्नैक बाइट में उनको क्या करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में कोई बंदा है और सांप ने उसको काट लिया, सो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया स्नैक बाइट और इसके बारे में बात करना चाहिए। यकीनन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है और वही जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर है और जो मैथ है उनके ज़हन में चल रहे होती। सबसे पहले जिस तरह आपने क्वेश्चन कर दिया है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पेशेंट को काम एंड रिलैक्स करना चाहिए ताकि पेशेंट जितना काम एंड रिलैक्स हो तो उतनी ही ज़्यादा उसकी वो पैनिक अटैक्स वाले साइन एंड सिम्टम्स नहीं होगी जिसमें एक हार्ट बीट वाला आता है। जितना हार्ट बीट ज़्यादा होगा उतना ही ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी और जितनी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी उतना ही जिस्म में जहर फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद रीअश्योर करना चाहिए पेशेंट को कि ज़्यादातर जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले नहीं होते, उनमें से तकरीबन 10% ऐसे होते हैं कि वो जहरीले होते हैं, बाकी 90% जहरीले नहीं होते। लोगों के जहन में ये बात चल रही होती है कि यार सांप ने काटा है तो अभी मैंने ज़रूर मरना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस अश्योर करना चाहिए, मतलब अश्योर करें कि हर जो सांप होता है वो जहरीला नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरी जो बात है वो ये है कि अपनी इमरजेंसी को कॉल करनी है ताकि तब तक इमरजेंसी वाला आ जाए और पेशेंट टाइम पे उसको शिफ्ट कर दे। इसके अलावा जो जिस जगह पे काटा है ना, जिस लैम्प पे हाथ हो या पाँव हो तो उसको इमोबिलाइज कर, क्योंकि जितना इमोबिलाइज होगा तो ब्लड फ्लो उतनी ही डिक्रीज होगी और जो विनम है और जहर है उसके फैलने के चांसेस कम होंगे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा पार्ट हो जो हार्ट के नीचे हो तो उसको हार्ट के नीचे ही रखने दें। जैसा कि पाँव है तो पाँव को उठाना नहीं चाहिए ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज ना हो। सही, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप कहते हो रीश्योर करें पेशेंट को, काम एंड रिलैक्स करें, सीन से पेशेंट को उठाए ताकि दूसरा बाइट उसको ना लगे। जी। और जो ट्रेडिशनल वे है वो फॉलो ना करें। हमारे सेटअप में यूजुअली कॉमन ये होता है कि लोग पहले दम के ले जाते हैं, फिर जब अस्पताल आ जाते हैं ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं कि उनका बचना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले रीश्योरेंस है, इससे मतलब ज्यादा मरीज
बच जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है, इसमें थोड़ी सी डिले मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि परसों एक बाबा आया हुआ था, मैं इमरजेंसी में बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि बेटा बात इस तरह है कि मैं दम के लिए चला गया, तो उसको कट्स वगैरह लगे थे ना, सही। जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो उसने कहा कि जो दम वाला बंदा था ना, तो उसने कहा कि यार आपने जो विनोम्स है ना, एंटी स्नेक विनोम वो नहीं ASV, लगाना। वो आपने नहीं लगाना है। मैंने कहा कि बाबा जी आया स्नेक विनोम्स क्या और दम के एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी है जो आप नहीं लगाएंगे। बेशक ये दम वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम, मतलब टाइम इज एवरीथिंग। अक्सर लोग जी। कहते हैं ना कि दम के साथ ये मेडिसिन आप लोगों ने नहीं जी, लेने, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह एक पेशेंट था, एक बच्ची थी, वो तकरीबन 6-7 साल उसकी उम्र थी, उसको स्नैक ने काटा था और वो अस्पताल से पहले जा रहे थे दम के लिए और रास्ते में उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया ओह। और इसकी एक पूरी लेम वो चली गई। जी जी बिल्कुल। तो मतलब टाइमिंग इज एवरीथिंग, सबसे पहले ये करना टाइम इज चाहिए। एवरीथिंग, बिल्कुल। और इसके अलावा जो पेशेंट को आप वो कर दे, ये जो 3-4 प्रोसीजर मैंने बता दिए ना, ठीक। स्टेप्स बता दिए, फिर इसके बाद आपने जो करीबी BHU है या RHC है या DHU है उसको मतलब जो सबसे शिफ्ट करना करीब है। हो उधर जी, जी, जाए, उधर जहाँ पे शिफ्ट करना है। ये ASV अवेलेबल हो। हाँ, ASV अवेलेबल है, अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर इलियास, जो दूसरा मेन क्वेश्चन लोगों के जहन में होता है वो ये होता है कि क्या हमें उसी टाइम पे उस सांप को मारना चाहिए? यानी अक्सर लोग ना, जिस तरह इंसान के साथ दुश्मनी होती है इसी तरह सांप से भी बदला लेना चाहते हैं, तो क्या ये एक रैशनल एक्ट है, हमें सांप को मारना चाहिए? जी, सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसी असना अगर आप सांप के पीछे लगेंगे तो दूसरे कट जो बाइट है उसका खतरा होता है, ठीक है ना। तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आजकल तो चूंकि मोबाइल का दौर है, तो उसका एक फोटोग्राफ ले लें, ठीक है ना। अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो सिंपल उसका साइज, उसका जो पैटर्न है और उसका जो कलर है वो याद कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट होता है ना वो सिम्प्टोमेटिक बेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब सांप का कलर किस तरह था और सांप की सांप के साइज, बेस पे नहीं होता। जी जी, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। क्या है ये न्यूरोटॉक्सिक है या मुस्कुलोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक, कौन से सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, मतलब उन सिम्टम्स से डॉक्टरों को पता लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लाजमी सांप को मारे और सांप को अपने साथ अस्पताल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर इलियास भाई, अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब किसी मरीज को सांप काटे तो उस टाइम पे हमें क्या नहीं करना चाहिए? ये तो वो बातें हो गई जो हमें करनी चाहिए, सबसे पहले क्या क्या नहीं करने चाहिए, और ये हमारे सेटअप में बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग इन चीज़ों को मेरे ख्याल में तरीके इलाज समझते हैं। तो क्या क्या नहीं करनी चाहिए? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि ट्रेडिशनल प्रोसीजर ये अक्सर डेंजर साबित हो सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा, अभी जो पेशेंट मैंने रिसीव कर दिया ना, एक पेशेंट था वो मेरे ख्याल से RHC से रेफर था इधर, तो उधर उसको टाइट बांधा हुआ था, ठीक है ना, टर्निकेट से। ये बहुत डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप टाइट बांध लेना तो इससे वो ब्लड फ्लो रुक जाती है। तो खुदा न खास्ता अगर वो मस्कुलोटॉक्सिक जो स्नेक है वो मस्कुलोटॉक्सिक हो तो उससे टिश्यू डैमेज हो सकता है, लेम जो एम्पुटेशन है वो हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेशेंट को कट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कट अगर आप लगाएंगे ना तो उससे ऐसा हो सकता है कि वो जिस चीज़ से आप कट लगाते हो, छुरी वगैरह से या ब्लेड वगैरह से, वो ऐसा हो कंटेमिनेटेड हो, तो जो जम्स वगैरह है वो अंदर जा सकते हैं और सीवियर सेप्सिस या इन्फेक्शन, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक मसले के साथ दूसरा मसला भी। एग्जैक्टली। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि कट लगाए फिर इसके बाद सक कर देते हैं, जिससे जो हेल्थी जो इंडिविजुअल होता है ना उसको भी चांसेस हो जाते हैं कि वो रिस्क में जाए। तो मतलब अगर उसका जो ओरल म्यूकोजा है वो ठीक नहीं है और वो सक करे तो वो वेनम जा सकते हैं, एग्जैक्टली, या इसके स्टमक में जा सकता है, इंटेस्टाइन में जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे खतरे वाली बात है। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था ना रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप सक करोगे तो आप मतलब 1000 में से उसका वो 5% भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं होता ना कि ब्लड फ्लो क्या चीज है और ब्लड कितने मतलब स्पीड के साथ वो फ्लो कर देती है ना, तो इस चीज के बारे में उनको पता नहीं होता। और वो तो ये समझते हैं कि बाद जिस जगह पे काटा है ना तो वो विनोम्स भी उसी जगह पे खड़े हैं, बिल्कुल जिस तरह मक्खी का बाइट होता है इसी तरह इसका भी होता है। सही बात है। सक नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए और मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इलियास भाई ये आइस लगाते हैं, अल्कोहल, ये कैसे है? ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, आइस हो, अल्कोहल हो। और ज्यादातर लोग तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो शॉक्स देते, बंस करते, तो
तो अगर स्नेक वेनम से बंदा जाता है या नहीं जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक से बंदा रिस्क में जा रिस्क सकता में है। जा सकते तो हैं। ये ट्रेडिशनल प्रोसीजर है, उनसे हमें परहेज करना चाहिए। और इन चीज़ों, जो हमारी वीडियो की बेसिकली जो पॉडकास्ट का मतलब है, वो यही मतलब है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आ जाए, ताकि वो ये गलती ना कर दे और पेशेंट को मतलब ज़्यादा रिस्क ना दे सही इस चीज़ के बारे में। इलियास भाई, कुछ लोग होते हैं ना, वो हकीमी टोटके और जो घरेलू चीजें होती है, पेस्ट घर में जो नानियों ने बनाए होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या सबसे कहेंगे? पहले जिस तरह आपने बताया ना, टाइम इज एवरीथिंग, Time. टाइम पे पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप पेशेंट को लेट करोगे उतना ही ज़्यादा मतलब वो इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। परसों एक स्कॉर्पियन, एक बच्ची थी तकरीबन 14 ईयर्स की, स्कॉर्पियन बाइट था। वो कह रही थी बार बार अपने फैमिली वालों को, कह रहा मुझे मतलब कि मेरे जो हाथ पाँव है वो नम्स हो रहे, ठीक है ना। तो वो फैमिली वाले समझते कि यार स्कॉर्पियन बाइट है, बस ये ऐसी मजाक कर रही। तो रात 4 बजे वो आ गई इधर इमरजेंसी में, तो वो बिल्कुल बेहोश थी, ठीक है ना। हमने जो पीटी और APTTI NR वगैरह कर दिए, तो वो बहुत ज़्यादा रेंज थी, एंड शी वाज एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड ठीक जस्ट है। बिकॉज ऑफ स्कर, मतलब सिंपल बिच्छू काटने की वजह से भी वो मर हाँ, गई। तो मतलब ये डिले जब हम करते हैं ना, Delay डिले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सही। पहुंच सकता है। और फिर एक स्टेज के बाद डॉक्टर भी नहीं बचा सकते ना, मतलब अगर वेनम फैल गया और उसने वो सारी टॉक्सिसिटी हो गई, फिर तो सही आप नहीं बात है बचा ना, सकते। हीमोडायनामिकली पेशेंट अनस्टेबल हो तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता ना। जो मतलब जो आप ट्रीटमेंट वगैरह दे देते हैं, तो वो एक ख़ास टाइम तक काम कर सही। सकते हैं, उसके बाद फिर तो काम नहीं करते। रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है ना। सही। और इलियास भाई, ये स्पेशली जो मेडिकल का कुछ एलम इन लोगों को होता है, वो अक्सर सोचते हैं कि टर्निक्यूट अप्लाई करेंगे, और टर्निक्यूट अप्लाई करेंगे ये वेनम जो है यहाँ पे रुक जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। सो इस पे एक स्पेशल रिव्यू दे ये है ना कि एक बाबा था ना, उसका ये हाथ ये कटा हुआ था ना, एम्पुटेट कर दिया गया था। तो मैंने उससे पूछा कि बाबा जी ये क्या हुआ है। उसने कहा कि मुझे स्नेक ने बाइट कर दिया था। फिर हमारे जो गांव वाले हैं ना, तो उन्होंने टाइट बांधा था, टाइप जिसकी वजह से 24 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास चले गए, तो वो सारे टिश्यूज इस्कीमिक हो गए थे, सही। फिर एम्पुटेशन हो गई, ठीक है ना। तो उसका पूरा हाथ ज़ाया कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप टर्निकेट अप्लाई कर देंगे तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप होगी। हो और इसके अलावा जो ख़ासकर जो पार्ट है ना टर्निकेट के इस साइड पे, इस साइड पे जहाँ पर कट लग गई है ना स्नेक की वजह से, तो वहाँ पर जो विनोम है ना उसके अकोमोलेशन स्टार्ट होगी, वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादातर चांसेस है कि जो टिश्यू उस एरिया में है ना वो इस्केमिक हो जाए या वो डैमेज हो जाए। तो इम्पोर्टेशन का ज़्यादा खतरा होता है। अगर ये टर्निक्यूट अप्लाई ना करें तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, खून में फैल जाएगा, और टाइम टू टाइम बॉडी उसको खत्म कर सकती है। लेकिन अगर एक जगह पे रुक जाए, बॉडी के लिए खत्म करना कंसंट्रेटेड होगा ना, बॉडी में डाइल्यूट होगा, तो फिर उतने चांसेस नहीं होते। अच्छा डॉक्टर इलियास भाई, वीडियो के स्टार्ट में हमने बता दिया मरीजों को कि हर जो स्नेक बाइट होता है वो जहरीला नहीं होता। सो अक्सर लोग ना इसको लाइट लेते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि हर सांप जहरीला नहीं होता और हर सांप जो प्रॉपर अमाउंट है वो इंजेक्ट नहीं कर सकता बॉडी में। सो हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये जो साइन है ये वार्निंग साइन है, अब मरीज को हमें जल्दी ले जाना चाहिए? लोकल सिम्टम्स क्या होंगे और सिस्टमिक क्या होंगे? डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और यकीनन इस चीज़ के बारे में आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो लोकल सिम्टम्स है ना, साइंस है, उसमें से कि पेशेंट जिस जगह पे स्नेक बाइट होना, कि वहाँ पर पेन है कि नहीं, कितना है पेन, सिविरिटी कितनी है पेन की, इसके अलावा स्वेलिंग कितना है, वहाँ पर दाने निकल गए हैं कि नहीं, ब्लिस्टर्स, और ब्लीडिंग हो रही है उस जगह से कि नहीं, मुसलसल हो रही या वक्फे के साथ हो रही है, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूरी है। फिर इसके जो सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम्स है ना, कि ड्रॉपिंग आइलैंड, जिस तरह के मैंने बताया न्यूरोटॉक्सिक जो वो है, न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम होते हैं उसमें अक्सर ड्रॉपिंग आइलिड्स होते हैं, जिसको हम टोसिस कहते हैं, मतलब मरीज अपनी आंखें नहीं खोल सकता। जी बिल्कुल। और डबल विजन्स होता है, दो चीजें उसको दिखाई देते हैं। और फिर उससे पूछेंगे कि निगल लेने में, स्वॉलो करने में डिफिकल्टी होती है कि नहीं, और इसके अलावा बोलने में तकलीफ होती है कि नहीं, सांस लेने में तकलीफ होती है कि नहीं, और इसके अलावा उससे पूछेंगे कि यार जो छोटा पेशाब है, यूरिन है, उसमें खून तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी उससे हो सकती है।
ठीक है ना, तो उसमें फिर खून के चांसेस और नाक से भी खून बह सकता है, और क्या गम से ब्लीडिंग हो सकती है जी बिल्कुल एग्जैक्टली, गम से भी हो सकता है, जो यूरिन है उसमें भी हो सकता है, नाक से भी हो सकता है, ठीक है ना, या आप जो कैनोला वगैरह लगा ले तो उससे मुसलसल उससे भी ब्लीडिंग हो मुसलसल सकता है, ब्लीडिंग होती ठीक है ना। तो ये ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जो कि जो स्नेक है ना उसकी सिवियरिटी को सिवियरिटी को रिप्रेजेंट शो कर रहे करता हैं है, कि यार ये स्नेक डेंजरस था कि डेंजरस नहीं, नहीं या अभी उसको मतलब एब्रप्टली ट्रीट करना ट्रीट चाहिए करनी कि चाहिए। नहीं। अच्छा इलियास भाई, ये तो वो बातें हो गई जो हमें अस्पताल आने से पहले करनी चाहिए। अब अस्पताल में मरीज आ गया, तो बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, जिस तरह के ACLS का प्रोटोकॉल है ना, ABCD, कि सबसे पहले आपने इसका ईयरवे देखना है, सही इंश्योर कर दे कि इसका ईयरवे ओपन हो, फिर इसके बाद उसका ब्रीथिंग देखना है, सही ठीक है ना, कि वो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है या लेबर ब्रीथिंग है। अगर लेबर ब्रीथिंग है तो ऑक्सीजन लगाना ऑक्सीजन चाहिए। लगाना अगर रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस है ना, जिस तरह के सही बास नेक की वजह से हो सकता हो है, तो उसको वेंटिलेशन पे वेंटिलेटरी सपोर्ट देने उस जी जी, मरीज को। वेंटिलेशन सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सही ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी सर्कुलेशन की IV कैनोला पास करना है। फिर अगर मतलब हाइपोटेंस है तो IV फ्लूइड देने हैं, फ्लूइड शॉक है तो उसको ट्रीट करना है, ट्रीट ब्लड करना है, प्रेशर वक्फे बीपी के साथ मॉनिटरिंग उसकी करनी मॉनिटरिंग है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सही फिर इसके बाद कोई डिसेबिलिटी वगैरह हो तो सही उसको देखना उसको चाहिए। देखना है, अगर लिम्ब में इस्कीमिया ज़्यादा है तो उसकी इम्पोर्टेशन को कंसिडर करना है। जी ठीक एग्जैक्टली, है। बिल्कुल। अच्छा इलियास भाई, ABCD को फॉलो करने के बाद कौन से इन्वेस्टिगेशन ऐसे हैं जो कि हमें मिस नहीं करने चाहिए, जो कि हर स्नेक बाइट के पेशेंट के लिए होने चाहिए? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है ना वो PT, APTT और INR है, आईना जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया उस पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस कितने हैं। कितनी जिस तरह की GI ब्लीडिंग हो या CNS ब्लीडिंग सीएनएस हो ब्लीडिंग या हो या यूरिन, गम्स ब्लीडिंग हो। हाँ, या सही या यूरिनरी यूरिन जो में सिस्टम है उसकी ब्लीडिंग हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके अलावा CBC करनी CBC चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स करनी चाहिए, जो यूरिया और क्रेट है, यूरिया क्योंकि क्रेट इससे AKI में पेशेंट जा सकता पेशेंट जा है। ये सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सही। चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर इलियास भी, इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये बताएं कि क्या हमें हर मरीज को ASV देना है या कुछ खास इंडिकेशन है ASV की? जी, हर मरीज़ को ASV की ज़रूरत नहीं नहीं होती। होती। अगर कोई पेशेंट इस तरह है कि उसमें जो इसके कॉम्प्लिकेशन है उसकी डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो, तो उसमें हम ASV देते ASV हैं। देना है। जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि AKI में पेशेंट AKI गया हुआ हो, इसके क्रेटा और यूरिया डिरेंज हो, डिरेंज इसके अलावा कोई नम्बनेस हो या टोसिस हो या टोसिस हो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो, इस पेशेंट को, डिफिकल्टी इन टॉकिंग हो, हाँ हाँ, या ये जो ब्लीडिंग की बात आपने जी, की। और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग उस पेशेंट से हो रहा हो ना, जैसा कि जो गम्स में ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग है या जो नोज नोज ब्लीडिंग है ब्लीडिंग या है, जो इसी तरह यूरिन में यूरिन ब्लीडिंग में है, या वोमिटस में ब्लीडिंग है, जी, या पेशेंट को शाक शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है ना, या AKI के चांसेस हो, तो इस पेशेंट में हम पेशेंट ASV को देंगे। अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट हो तो उसमें ASV नहीं। ASV नहीं, अगर मतलब हेमोडायनामिकली स्टेबल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसे पेशेंट को यूजुअली हम ASV नहीं देते। नहीं देते। अच्छा इलियास भाई, लोगों का एक कॉमन कंसेप्ट होता है, और ये एक मरीज ने मुझे बताया भी कि ASV के बारे में ये मशहूर है कि इसकी वजह से लोग मरते हैं और ASV खतरनाक है। तो ASV डेंजरस है या नहीं है? कॉमन पब्लिक क्वेश्चन है। नॉर्मली तो ASV इतनी डेंजर चीज़ नहीं है। नॉर्मली तो ASV ASV डेंजरस नहीं है, हाँ, इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिस तरह के आम एंटीबायोटिक्स वगैरह से जो मतलब वो एनाफाइलेक्टिक तो हम रिएक्शन होता अंदाजा है। नहीं लगा सकते, वो हर चीज के साथ, जी वो तो खुराक के साथ भी हो सकता है, जी जी, एंटीबायोटिक के साथ भी हो सकता है, हाँ। और सेम ASV के साथ भी हो तो सकता इस वजह से मैं ये बताऊंगा कि यार अगर किसी ने एंटी स्नेक वेनोम लगाने भी हैं तो अंडर द है। सुपरविजन ऑफ सुपरविजन लगे, डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ मेडिकल लगाने स्टाफ चाहिए, से ताकि खुदा ना ख्वास्ता कोई इसी तरह मसला हो तो पेशेंट ऑन द स्पॉट ट्रीट हो ट्रीट जाए, हो जाए, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो एनाफाइलेक्टिक तो रिएक्शन फिर हो जाए, उस तो उसके टाइम लिए वो डेक्सा एवेल वाला डेक्सा, प्रोटोकॉल, एवेल, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। जो ये चीज़ें हैं ना वो हॉस्पिटल में चूंकि अवेलेबल होता है, तो वो टाइम पे उसको मतलब ASV ऐसा नहीं करना चाहिए कि ASV लगाए और मरीज हेमोडायनामिकली स्टेबल है और आपका उसको घर भेज दे, मतलब अस्पताल में उसकी हाँ, थोड़ा मॉनिटरिंग कुछ होनी टाइम चाहिए। के लिए तो रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर इलियास भाई, मुझे ये बताएं कि ASV के अलावा इन मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल सेटअप में
क्या क्या देनी चाहिए? ये लोग शदीद तकलीफ में होते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो चूँकि जब स्नेक बाइट हो तो इससे दर्द हो सकता दर्द है ना, बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले अपने दर्द को कंट्रोल दर्द करना है होगा, ताकि वो साइकोलॉजिकली सैटिस्फाइड हो कि सैटिस्फाइड यार हो। मुझे पेन नहीं हो रहा। तो अभी क्वेश्चन यही राइज़ होता है कि यार दर्द को किस चीज़ से कंट्रोल कर दें? सही, अगर कोगुलोपैथी नहीं है, मतलब कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, तो फिर आप एनसेड से उसको इनसेट्स ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोगुलोपैथी है तो फिर आप एनसेड्स को अवॉइड कर देंगे, जो ओपियाइड्स हैं आपके साथ, या पैरासिटामोल। हाँ, पैरासिटामोल तो सही। वो देंगे, ठीक है अगर ना? इलिप्टिस डिरेंज नहीं है तो हम पैरासिटामोल दे सकते जी, हैं, अदरवाइज़ ओपिएट भी मतलब ठीक ओपियाइड्स। है। इसके अलावा अगर हाइपोटेंशन हो या शॉक हो तो उसमें आईवी फ्लूइड्स आईवी आप दे फ्लूइड्स सकते हैं। अगर इसके प्लेटलेट्स वगैरह डिरेंज हो तो उसमें आप जो हाँ, ब्लड प्लेटलेट प्रोडक्ट्स हैं सही ब्लड वो आप देंगे। और अगर कोई पेशेंट है ऐसा है कि वो मतलब रिस्पायरेटरी फेलियर में जा रहा है तो वेंटिलेटर वेंटिलेटरी सपोर्ट सपोर्ट बहुत देना ज़रूरी है। चाहिए, ठीक है ना? और इसके अलावा अगर एक्यूट किडनी इंजरी उसमें क्रिएट वगैरह डिरेंज हो तो उसमें अपने पेशेंट की डायलिसिस करना डायलिसिस है, का और प्रोफाइलेक्टिकली जो इंजेक्शन टीटी है वो टीटी लगानी है, बहुत ज़रूरी है। सही। और वुंड केयर। वो अच्छा इलियास भाई, ये तो वो वाली बातें हो गई ना जो हमें अस्पताल में करनी चाहिए। लोगों का ज़्यादा कंसर्न होता है कि हमें मतलब कैसे खुद को बचाना है स्नेक बाइट से। जी, प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो चूँकि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है तो सही, बूट्स बहुत ज़रूरी हैं, वियर बूट्स, सही। ताकि बंदा किसी ऐसी जगह पे जाए तो अचानक स्नेक बाइट स्नेक की जो बाइट्स है उससे उससे बंदा बचे। सेफ रहे, ठीक है ना? बंदा अगर रात में सफ़र कर रहा हो या घर से बाहर निकल रहा हो तो उसके साथ टॉर्च होना चाहिए। या मतलब खेतों में काम करते हो उसके लिए भी टार्च ज़रूरी जी, है। जी, बिल्कुल। इसके अलावा कोई ऐसे होल्स वगैरह है तो उसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालना हाँ, चाहिए, सही। क्योंकि अक्सर यही जगह होती है जहाँ पे साँप रहते हैं, सांप है, ठीक है ना? और आप जिस जगह पे रहते हैं, आप कमरे में जिस कमरे में या आप जिस घर में रहते हैं उसके जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करना क्लीन करना, ज़रूरी है, ठीक है सही। ना? और आप रूम में जब सोते हो तो कोशिश कर लें कि मतलब बेड इस्तेमाल बेड करें, इस्तेमाल ठीक है ना? करें, अगर नीचे ना बेड सोए। ना हो तो जो नेट है ना, नेट है वो कोशिश यूज़ कर ले वो लगाए अपने बिस्तर के ऊपर। मतलब सिंपल प्रिकॉशंस की वजह से ये जो 18 लाख से 27 लाख तक हम बताते हैं ये बच सकते हैं, हाँ, मतलब सिंपल इंशाल्लाह। प्रिकॉशन कैन बिल्कुल, सेव प्रिकॉशन बहुत मैनी ज़रूरी लाइव्स। चीज़ है। हाँ, प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वीडियो के लास्ट पार्ट में व्यूअर्स के लिए चंद एडवाइसेस जो इन्होंने हरगिज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब अगर सांप स्नैक बाइट की वजह से नहीं मरते, इन चीज़ों की वजह से मर जाएंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से जो पूरी वीडियो की कंक्लूजन है वो इस क्वेश्चन में छुपी हुई है ना, कि सबसे पहले स्नेक बाइट में कट आपने बिल्कुल नहीं लगाना है। कट के बाद आपने इसको सक बिल्कुल नहीं करना है। टर्निकेट आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में, इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने डिटेल बात कर दी, ठीक है ना? बिल्कुल टर्निकेट अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो कोई साइंटिफिक प्रूफ वाली चीज़ें नहीं है, जैसे कि मर्ज़ हो या केमिकल्स हो या कोई और चीज़ हो, कुछ वो लोग ये घरों में गोबर भी लगाते हैं, ये हाँ, कीचड़ भी लगाते हैं, ये चीज़ ये अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ प्रूफ नहीं है नहीं ना, है, तो ये वैसे डैमेज को मज़ीद ज़्यादा करता है। स्प्रेड कर देता है, कोई फ़ायदा उसका नहीं होता, सही, ठीक है ना? इसके अलावा कोई आइस पैक्स या वेरी हॉट जो पैक्स होते हैं ना, वो सही, नहीं अप्लाई करना चाहिए। और अननेसेसरी जो वॉकिंग है उसको अवॉइड उसको करना अवॉइड, चाहिए, ठीक है ना? और लास्ट में अल्कोहल से, ज़्यादातर लोग अल्कोहल से सही, धो लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल सही, इज्तनाब करना चाहिए। बट जैसे ही आपको लगे कि स्नेक बाइट है, कोशिश कर ले कि आप हॉस्पिटल पे टाइम पे पहुँचे और टाइम पे जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो उसको कर फॉलो दें, करें। ताकि पेशेंट की भी लाइफ सेफ हो और आप भी बेजा तकलीफ़ से बच जाएँ।